एफबीडी हमने बनाना सीखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके एनएलएम के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, और मैं अब कैलकुलेटिव हो जाते हैं अपन। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे, अच्छे से सीखे। न्यूटन्स के कितने, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ एनएलएम और थर्ड लॉ ऑफ एनएलएम। तरह से हम 3 लॉ सीख चुके हैं। अब हम बाकी सब चीजें बता चुके हैं आपको। अब हम सिर्फ बात करेंगे इनके कैलकुलेशंस में हम कैसे काम करेंगे। देखो, फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो एक्चुअल में ये हमें बताता है कि नेट फोर्स 0, यानी नेट एक्सेलरेशन 0। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, नेट फोर्स। और नेट फोर्स 0 का मतलब क्वेश्चंस में ये भी आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नेट फोर्स का मतलब वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी n फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। तो इट मींस ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये हम सब डिस्कस किसमें करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ जो हमें दिया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता है। F इक्वल टू क्या लिया था, dp अपॉन dt, और इसी को मैं F इक्वल टू m dv अपॉन dt ले सकते हैं। इसी को F इक्वल टू m a ले सकते हैं। और यहां ध्यान देना, नेट फोर्स 0 ले तो इट मींस dp इक्वल टू 0, इट मींस p इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, नेट फोर्स 0 है। और थर्ड लॉ आप जानते ही हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पर लगता है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये हमने सीख लिया। अब देखो कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे हम ढंग से, क्योंकि हम इनके एफबीडी बनाना सीख लिया, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इनकी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ और अच्छे। 3 kg वेट है, से एक और स्ट्रिंग है, और यहाँ 5 kg वेट है, यहां से स्ट्रिंग से लटका रखा। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स की आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, अवे फ्रॉम द बॉडी, डायरेक्शन की बात रख ध्यान देंगे तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, और स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। देखो मैं 5 kg, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम में 5 kg बात करें तो हमेशा mg किधर लगने वाला है, नीचे की ओर, तो mg 5g लिख सकता हूं। इस पर टेंशन फोर्स की बात करें, देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ये यहां पे लिखा है। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम देखो इस तरह से बना सकता हूं। ये पॉइंट मास लिया, इधर क्या लग रहा है T1, और नीचे की ओर क्या लग रहा है 5g। तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन क्या आया भाई, T1 इक्वल टू 5g, इट मींस T1 इक्वल टू 5g, 10 लिख दो एक बार। तो T1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 50 न्यूटन, ये T1 की वैल्यू। हम 3 kg की बात करें तो देखो जैसे ये T1 ये लगा, इसके लिए मैं बात करूंगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रिंग सेम है तो यहां भी क्या लगा T1। इस स्ट्रिंग के लिए बात करूंगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी, देखो स्ट्रिंग चेंज, फोर्स चेंज T2। इसके मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं
तो देखो 3 kg की बात करूं तो नीचे की ओर एक तो क्या लग रहा है T1, साथ ही और क्या लग रहा है भाई mg भी तो लग रहा है इसका वेट, तो mg कितना ले लो 3g, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है T2। क्लियर? तो देखो यहां इसकी मैं बात करूं तो देखो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3g, ऐसे लिख सकते हैं। देखो आज सिंपल तरीका ऐसे नहीं करो, अपवर्ड फोर्स एक साथ ले लो, डाउनवर्ड फोर्स ले लो, बिकॉज स्ट्रिंग इन इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स हमें क्या करने हैं 0, तो ये तो ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। T2 इक्वल टू 3g प्लस T1 और T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया, तो T2 माइनस T1 g की वैल्यू 3 इंटू 10 30, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया 30 न्यूटन। और देखो T1 इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू थी, तो T2 इक्वल टू हम ले तो 30 प्लस T1, तो T2 इक्वल टू 30 प्लस 50 इक्वल टू 80 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग में फोर्स 80 न्यूटन है T2, इसमें कितना है 50 न्यूटन। यहाँ ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखो इस स्ट्रिंग ने इन दोनों को उठा रखा है, जबकि इस स्ट्रिंग ने केवल इसी को उठा रखा है। तो ऐसे मत देखो नहीं यहाँ 3 kg इस पे टेंशन कम है या 5 kg इस पे नहीं, देखो हमने सोल्व किया ना, क्योंकि इस T2 ने इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ड्यू टू 3 kg प्लस 5 kg बोथ के कारण है, जबकि इसमें जो टेंशन है वो ओनली किसके कारण है 5 kg के कारण ही है। हम यदि कंपोनेंट्स की भी बातें आएंगी कुछ जगह, देखो इस तरह से ले लूं मैं, हमें ये कोई भी मास जैसे हमें गिवन है, क्लियर? यहां एक स्ट्रिंग से सपोज एंगल विद वर्टिकल इज 37 डिग्री, तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो इस स्ट्रिंग के लिए लेंगे, ये तो हमेशा m जो भी दिया है mg लग गया, लेकिन इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी की बात कर रहा हूं हमेशा T, इसको मैं T1 ले लेता हूं, इस स्ट्रिंग में लेऊंगा तो देखो T2, अम्ब्रेला इधर को लेंगे तो इधर जाएगा, इधर को लेंगे तो इधर जाएगा, ये T2 है। तो अब मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे ये T2 लग रहा है, तो किस तरह से हम कंपोनेंट्स किस तरह से लेंगे इक्विलिब्रियम में होगा, तो देखो ये 37 है तो ये भी कितना हो गया 37 हो गया, तो इधर कौन सा हो गया T2 cos 37 और इधर कौन सा लग गया T2 sin 37। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें m की, तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T2 cos 37, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, इधर देखो T2 sin 37 और इधर लग रहा है हमारे पास T1। तो अब आप आराम से कर सकते हो, देखो इस T को आप भूल जाओ, जो हमारे पास ये T था T2, इसको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ले लिया, तो इसकी अब आवश्यकता नहीं है। अब इन इक्विलिब्रियम देखो T2 sin 37 इक्वल टू क्या हो रहा है T1, और 37 का लिए आपको ये बता रखा है ट्राइंगल, ध्यान होगा देखो किस तरह से 3 4 5, तो ये 3 और 5 जिधर भी होते हैं 5 3 इधर 53 होता है, ये 37 होता है, तो यहां से हम देखो sin 37 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5, cos 37 लेना होगा तो 4/5, तो हमें देखो यहां से मिल गया T2 sin 37 का मतलब 3/5 इक्वल टू हमें क्या मिला T1, और T1 की वैल्यू देखो कि कैसी है T2 sin 37 इक्वल टू हमारे पास है T1, और यहां से देखो T2 cos 37 इक्वल टू क्या हो गया mg, तो T2 into cos 37 4/5
इक्वल टू क्या हो गया mg। तो अब देखो हमारे पास जो ये इक्वेशन आ गई, t2 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी और t1 हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कंपोनेंट्स का मेथड। और देखते हैं देखो एक क्वेश्चन, ये देखो आप लोग फ्रेश मान के ही यदि आप कर रहे हैं, मैं आपके हर एक चीज जो आगे काम में आने वाली है वो सब क्लियर कर। देखो ये कोई ब्लॉक है और ये इस पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसमें 5 kg के ब्लॉक, जो कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक पर यूं लगा रहा है तो ब्लॉक मूव कर रहा है इधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो हमें देखो इसके कंपोनेंट्स कैसे लेंगे। देखो ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा है F, तो इधर F इक्वल टू हमें गिवन है, ये F है तो देखो जिधर थीटा बनता है इधर क्या हो गया F cos 60, तो इधर क्या हो गया F sin 60, और ये हो गया इसका mg जो इसके रिएक्शन के बराबर। तो अब देखो हम यहाँ से इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन तो कैसा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है F sin 60, इट मींस F कितना 50 sin 60 √3/2, और ये किसके इक्वल है m a के। तो देखो अपने पास F इंटू √3/2 और m कितना मिल गया 5, एक्सेलरेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसको सोल्व करोगे देखो 10 कितना आ गया 5√3, इसका बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लिया। और किस डायरेक्शन में रहेगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मूव किधर कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं इसे। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को आपको और ज्यादा बढ़िया तरीके से समझा देगा। ये एक फ्लोर है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। इसको एक ब्लॉक को ऊपर खींचना है, यह एक ब्लॉक है, इसको ऊपर खींचना है। इसको 25 kg ले लेता है इसका वेट, इसको ऊपर F फोर्स से ये खींच रहा है। इसका खुद का जो वेट है वो 50 kg है। तो इस ब्लॉक को इसको ऊपर उठाना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये फर्स्ट तरीका जो है ये मेथड है कि इस रस्सी से इसको डायरेक्ट ऊपर खींचिए। सेकंड इसके पास एक और मेथड है। क्या मेथड है, देखो ये तो फ्लोर हो गया, और ये इसने मेथड अपनाया कि यहां इसने क्या लटका ली, पुली लटका ली, ये पुली ले ली इसने, और अब ये आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ है और ब्लॉक को बांधा यहां से, वही सेम ब्लॉक 25 kg, और इसको पुली के जरिए खींच रहा है। ठीक है, फ्लोर की जो यील्डिंग है वो है 700 न्यूटन, 700 न्यूटन, यानी 700 न्यूटन से ज्यादा इस पर यदि एक्सल रिएक्शन लगा तो ये फ्लोर टूट सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको दोनों मेथड में से कौन सा मेथड इसको अपनाना चाहिए, इसको कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो आप कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे, फर्स्ट मेथड सजेस्ट करेंगे या सेकंड करेंगे, और क्यों करेंगे। आपके पास एक जेन्युइन रीजन भी हो, नहीं तो आपके गलत सजेशन से
ये फ्लोर टूट सकता है और ये लड़का और वेट दोनों नीचे आ जाएंगे। तो देखो क्या तरीका है कि जब ये यहां से इसको ऊपर खींच रहा है, इसका जो वेट है देखो mg, ये तो काम कर ही रहा है, mg तो इस पे काम कर ही रहा है, लेकिन जब ये इसको इस तरह से फोर्स F लग रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर को क्या मिल रहा है, रिएक्शन भी मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो फोर्स की डायरेक्शन ये F है तो रिएक्शन हमेशा कैसा रहता है, जस्ट इसके अपोजिट। तो फ्लोर पर इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन भी मिल रहा है, इसका mg खुद का और रिएक्शन फोर्स हमेशा एक्शन के जस्ट अपोजिट। तो पहले केस में जो मिल रहा है इसको, फर्स्ट केस में जो फ्लोर पर टोटल एक्टिंग फोर्स लग रहा है वो mg प्लस रिएक्शन फोर्स। mg जो इसका कितना वेट है 50 इंटू 9.8 प्लस रिएक्शन, रिएक्शन जो लग रहा है वो इस फोर्स के इक्वल, किस फोर्स को खींच रहा है 25 इंटू जी 9.8। तो देखो यहां पे हमारे पास आया 488.0 प्लस इसको भी सोल्व करके देख लो 245.0। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हमारे पास ये आ रहा है 48 न्यूटन प्लस 245, सॉरी कितना आ रहा है 5 इंटू 8 45 और 4 ये आ रहा है हमारे पास 490। इनकी कैलकुलेशन चेक करके देख लेना भाई, ये कितना आ रहा है 490 और ये आ रहा है हमारे पास 245। तो ये हो गया देखो 5 3 735 न्यूटन, इस तरह से खींचता है। अब दूसरा तरीका अपनाता है, तो देखो ये जो लगा रहा है F इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट में। mg इसका नीचे की तरफ काम कर ही रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो लग रहा है mg माइनस क्या हो गया r। समझ में आ गई बात? देखो ये पकड़ के इसको न्यू खींच रहा है, फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो रिएक्शन हमेशा इसके अपोजिट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये स्थिति हुई। तो अब इसको हम सोल्व करें तो देखो वही mg इसका खुद का कितना था 50 इंटू 9.8 माइनस r इसको 25 इंटू 9.8 490 माइनस 245 इक्वल टू ये अपने पास कितना बच गया 245 न्यूटन। तो अब आराम से सजेस्ट कर सकते हैं ये विदाउट पुली इसको खींचता है तो कितना फोर्स लग रहा है, जबकि इसकी यील्डिंग इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये टूट सकता है फ्लोर, तो हम ये मेथड सजेस्ट नहीं करेंगे। पुली लगा लेता है तो देखो कितना 245 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, तो ये आराम से कह सकता है। तो सेकंड मेथड इसके लिए इजी रहेगा और ये फ्लोर नहीं टूटेगा। ठीक है, एक और ट्रिक्स सा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, ए बॉल इज थ्रोन vertically upward direction by a passenger inside a train. Ball will return उसने बॉल को फेंका और अब बॉल वापस आ रही है। बॉल इतना है, इतना जल्दी नहीं, बॉल हाथ में आ जाएगी, पीछे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, अभी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो कैसे, देखो बॉल रिटर्न के लिए if train is moving with constant velocity
with constant velocity, then क्या आंसर देंगे? बॉल उसके हैंड में आ जाएगी, वापस उसके हाथ में आएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी। चेक करें, देखो ट्रेन का स्पीड कैसा है? कांस्टेंट। तो जब बॉल फेंकता है तो बॉल का स्पीड और फेंकने वाले का स्पीड, ट्रेन का स्पीड सब कैसा है? कांस्टेंट है। तो इट विल रिटर्न इन हैंड, ये उसके हाथ में वापस आ जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि लैंग्वेज चेंज कर दे, इफ ट्रेन इज retarding slowing down, धीरे हो रही, जब उसने फेंका था और जब वो वापस आ रही है, जब तक ट्रेन क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन हमने जब फेंका तो वो तो ट्रेन की स्पीड से फेंका, तो इट मींस कहां जाएगा? जिसने फेंका उसके पीछे चला जाएगा या आगे? तो कहां जाएगा ये? कुछ आगे चला जाएगा, क्योंकि हमने जब फेंका था उसको तो उसकी स्पीड ट्रेन के इक्वल थी। अब धीरे धीरे ट्रेन क्या होगी? स्लो होगी, तो वो थोड़ा सा कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। और यदि क्वेश्चन में हमें ये पूछ ले, इफ ट्रेन इज एक्सेलरेटेड मतलब स्पीडिंग अप, यदि तेज हो रही है तो अब आंसर क्या बचता है अपने पास कि क्या हो जाएगा? उसके पीछे, क्योंकि जब फेंका था तब बॉल की स्पीड क्या थी? स्लो थी, तो वो ट्रेन आगे निकल गई तो वो थोड़ा सा पीछे। तो ये आप आराम से समझ के कि जैसे हमने फेंका कांस्टेंट थी तो हमारे हाथ में आएगा, स्लो डाउन हो रही है तो बॉल क्या हो जाएगी? थोड़ा सा आगे, और फास्ट चली जाएगी तो बॉल कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझें, करें। यदि कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाए और मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, सारी लाइनें खुली हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।